वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। पिछले वीडियो में हम लोग ने लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। ये रहा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज accompanied बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो डाइजेशन कौन से प्रोसेस से होता है? दो प्रोसेस से, मैकेनिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, मास्टिकेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ swallowing। बकल कैविटी मतलब जो दांत का एरिया है, मुंह का एरिया है, वो दो मेजर फंक्शंस करते हैं। पहले तो मास्टिकेशन मतलब प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड, और दूसरा होता है स्वेलोइंग का फंक्शन। स्वेलोइंग का फंक्शन भी बकल कैविटी करता है। उसके बाद आता है द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थरोली। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थरोली। हम लोग के जो बकल कैविटी के ऑर्गन्स है, टीथ है, टंग है, सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसके साथ फूड प्रॉपरली मिक्स होते हैं। और जो सलाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है, वो मैस्टिकेटेड फूड को बोलस बनाने में काम आता है। बोलस क्या होता है पहले वो देखना है डेफिनेशन। बोलस इज द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स मिक्सड विद द सलाइवा। बोलस इज द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स विच इज मिक्सड विद द म्यूकस ऑफ द सलाइवा। आपको बोलस याद रखना है। The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutination. The bolus is then conveyed into the pharynx। मतलब ये अगर बोलस बनने के बाद वो एक फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग्स के आगे वो इसोफेगस में जाता है। कौन से प्रोसेस है? स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का दूसरा नाम क्या है? डिग्लूटिनेशन है। डिग्लूटिनेशन या फिर स्वेलोइंग से जाता है। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis। ये बोलस जो है इसोफेगस से स्टमक की ओर जाते वक्त, इसोफेगस से होकर स्टमक की ओर जाते वक्त ये वेव्स होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं गाइस। द गैस्ट्रोइसोफिगल स्पिंटर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इन द स्टमक। द गैस्ट्रोइसोफिगल स्पिंटर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। मतलब ये गैस्ट्रोइसोफिगल स्पिंटर जो है, एक बार स्टमक में फूड जाने के बाद उसको वापस मुंह में नहीं आने देता, या फिर वापस इसोफेगस में नहीं आने देता। ये जो बैक फ्लो है फूड का, वो प्रिवेंट करने के लिए होता है इधर गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर। द सलाइवा सिक्रेटेड इन द ओरल कैविटी कंटेंट्स। सलाइवा में क्या क्या होता है? जो हम लोग के ओरल कैविटी में जो सलाइवा होता है उसमें क्या क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, और दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइजोसोम। कौन से दो एंजाइम्स है? सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइजोसोम्स। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। पहली बात तो डाइजेशन किधर स्टार्ट हो जाता है? ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। दूसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हियर बाय दिस एंजाइम। जो 30% का जो स्टार्च है वो इधर हाइड्रोलाइज हो जाता है इसमें। इसका ऑप्टिमम पीएच कितना है गए? सलाइवरी एमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच है 6.8। पीएच वाले क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो आपको याद रखना है पीएच क्या है। सलाइवरी एमाइलेज का 6.8 है, और ये है एक डाइसैकेराइड है। इसका नाम क्या है? माल्टोज। लाइजोसोम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। स्टार्च है, स्टार्च का सलाइवरी एमाइलेज के साथ रिएक्शन होने के बाद, मतलब जो मिक्सिंग होता है या फिर डाइजेशन होता है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उसका जो मिक्सिंग होता है सलाइवरी एमाइलेज के साथ एट द रेट ऑप्टिमम पीएच कितना है सलाइवरी एमाइलेज का? 6.8। वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस में। माल्टोस क्या है? डाइसैकेराइड है। माल्टोस है डाइसैकेराइड, आपको याद रखना है। द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है म्यूकोसा। स्टमक की म्यूकोसा में कौन से ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास कितने टाइप के हैं? 3 मेजर टाइप्स के सेल्स है। म्यूकस नेक्स्ट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस, पेप्टिक सेल्स और चिप सेल्स विच सिक्रेट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल विच सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए एसेंशियल होता है? वो ऑब्जर्प्शन ऑफ विटामिन B12। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए फैक्टर एसेंशियल होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। आपको याद रखना है। उसके बाद सलाइवा में से सलाइवरी एमाइलेज के साथ वो कन्वर्ट हो गया माल्टेस में। अब जो प्रोटीन कन्वर्जन है वो होगा गैस्ट्रिक जूस के साथ। तो गैस्ट्रिक जूस के साथ होगा द स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 hours। तो हम लोग एक बार खाने के बाद स्टमक में फूड कितने घंटे तक होता है? 4 से 5 घंटे तक होता है गाइस। द फूड मिक्सेस थरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड एज काइम।
वो फूड जो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, काइम। काइम बोलेंगे उसको। मतलब अगर आपने खाना खा लिया तो 4-5 घंटे आपका वो खाना स्टमक में रहेगा। उसके बाद वो एसिड, वो जो 4-5 घंटे है उसमें वो गैस्ट्रिक जूस, एसिडिक फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में होता है, चर्निंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल, मतलब फिर से पेरिस्टालसिस बोल सकते हैं उसको, उसके साथ वो मिक्स होकर काइम बन जाएगा। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोज टू द पेप्सिनोजन एंजाइम, जब HCl में रिलीज होगा द कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। सो ये पेप्सिनोजन व्हेन एक्सपोज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किधर होता है, स्टमक में होता है। सो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। पेप्सिन क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। प्रोटियोलाइटिक मतलब क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसलिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। सो ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को कौन से दो फैक्टर में कन्वर्ट करेगा, प्रोटियोज में कन्वर्ट करेगा या पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। अब तीसरा वाला जो मेन रोल है डाइजेशन में वो है म्यूकस और बाइकार्बोनेट। जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है गैस्ट्रिक जूस में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। सो आपको जैसे पता है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिडिक है, और जो हम लोग का जो स्टमक है वो स्टमक बैग है, वो मस्कुलर वॉल है। सो इसके लिए उसको जो भी है प्रोटेक्शन देने का काम जो है वो कर रहा है म्यूकोसल एपिथेलियम। मतलब जो म्यूकस है, जो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस प्रेजेंट है या फिर बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोक्राइनेशन बाय द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सो HCl का एसिडिटी कितना है, HCl का एसिडिक pH कितना है 1.8, और स्टमक का कितना है आपको याद है तो वो है 6.0। सो आपको याद रखना है स्टमक का 6.0 है और HCl का 1.8 है, तो मतलब स्टमक में HCl ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। अगर रखना है तो हम लोग के स्टमक को प्रोटेक्टिव लेयर है जो है गैस्ट्रिक जूस में से म्यूकस लेयर। उसके बाद एक आता है फिर से रेनिन। रेनिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। सो ये जो रेनिन है RENNIN, आपको याद रखना है, स्पेलिंग भी याद रखना है क्योंकि दूसरा एक रेनिन है जो आप लोग को किधर पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ना है, उसका स्पेलिंग है RENIN। सो ये IN वाला है वो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में मिलता है मोस्टली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो क्या मिल्क प्रोटीन डाइजेशन में काम आता है। रेनिन किस में काम आता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लाइपेज भी होते हैं जो सिक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गाइस। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये जो डाइजेशन के टाइप है वो हमेशा अलग अलग मूवमेंट्स से होते हैं, क्योंकि जो मिक्सिंग होता है जूस के साथ वो मिक्सिंग होने के लिए कुछ मूवमेंट्स होने चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दिस मूवमेंट्स हेल्प द थरो मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड वेरियस सिक्रीशंस ऑफ द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। सो अभी इसके बाद आते हैं जो हम लोग ने 3 डाइजेस्टिव जूस पढ़े थे, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, उसका क्या रोल है इसमें। सो बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन आर रिलीजेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। जो पैनक्रियाटिक जूस मतलब ये क्या है, कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियास का और जो गॉल ब्लैडर का डक्ट था। गॉल ब्लैडर का डक्ट क्यों, जिधर पैनक्रियाटिक जूस स्टोर होता था। सो ये जो डक्ट है वो दोनों कंबाइन होकर एक कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, और उसके साथ ये पैनक्रियाटिक जूस और बाइल का सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं गाइस। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। सो ये क्या कंटेन करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटोरोकाइनेज। उसमें से जो ट्रिप्सिनोजन, ये जो सब एंजाइम है ना गाइस, वो एक ही एंजाइम इसको ये करेगा, एक्टिवेट करेगा, और वो एक्टिवेशन का काम करता है एंटेरोकाइनेज। कौन सा भी पैनक्रियाटिक जूस रहेगा उसको एक ही एंजाइम एक्टिवेट करेगा, वो है एंटेरोकाइनेज, सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। सो ये ट्रिप्सिनोजन में किस में कन्वर्ट करेगा, एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, विच देन टर्न्स द अदर एंजाइम्स इनटू द पैनक्रियाटिक जूस। वो ये एक्टिव ट्रिप्सिन, एक बार ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया तो बाकी जो एंजाइम्स है वो पैनक्रियाटिक जूस में वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और उसके साथ प्रॉपर डाइजेशन होगा पैनक्रियाटिक जूस के साथ। द बाइल रिलीज इनटू द डिवोडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स
सो बाइल पिगमेंट्स क्या है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट्स है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। उसके बाद क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है। पर आपको एक बात याद रखनी है, जो बाइल जूस है उसमें एंजाइम्स कोई भी होते नहीं है, कोई भी एंजाइम्स नहीं होते गाइस। बाइल हेल्प्स इन एमास्कुलेशन ऑफ फैट्स, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल मिसेल्स। Bile helps in emasculation of fats, that is breaking down of fats into very small micelles. Bile also activate lipase. So जैसे इंटेस्टाइनल जूस लाइपेज को एक्टिवेट कर रहा था, उसी के साथ बाइल भी एक्टिवेट करेगा लाइपेज को। सो आगे देखते हैं क्या है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट्स म्यूकस। तो अब स्टमक में कौन सिक्रेट कर रहा था म्यूकस, वो देखा हम लोग ने। इसके बाद इंटेस्टाइन में क्या है, गॉबलेट सेल्स है, वो स्टमक में म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं, मतलब इंटेस्टाइन में सिक्रेट कर रहे हैं। और स्टमक में था वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो म्यूकस कन्वर्ट प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहे थे। इसे इधर आ गया गॉबलेट सेल्स, द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विथ सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस। तो गॉबलेट सेल का जो भी सिक्रीशन है, और जो सिक्रीशन मतलब ब्रश बॉर्डर वाला विला जो देखा था, विलाय जो देखा था हम लोग ने, उसका जो सिक्रीशन है और गॉबलेट सेल का जो सिक्रीशन है, वो मिक्स होने के बाद बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और ये इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है, सकस एंट्रिकस। इसका दूसरा नाम क्या है, सकस एंट्रिकस। ये जूस में क्या क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as alkaline medium. सो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, म्यूकोसल लेयर, बाइकार्बोनेट्स। पर ये किधर का है, पैनक्रियास का है। और जो स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा था वो किधर का था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का था। एज वेल एज द अल्कलाइन मीडियम, वो एसिडिक मीडियम को था, ये अल्कलाइन एज वेल एज एसिडिक मीडियम। अल्कलाइन मीडियम होगा तो पीएच कितना आएगा, 7.8 आ जाएगा पीएच। सबम्यूकोसल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन दिस। सबम्यूकोसल ग्लैंड मतलब दूसरा नाम क्या है, सबम्यूकोसल ग्लैंड का दूसरा नाम रखना है, आपको याद रखना है, ब्रूनर्स ग्लैंड। सबम्यूकोसल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड, आपको याद रखना है गाइस। आगे देखते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स। पेप्टोज क्या होते हैं, पेप्टोन्स क्या होते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में जाते हैं। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक जूस कौन सा है, ट्रिप्सिन है, उसके साथ रिएक्ट होके ये फॉर्म करते हैं डाइपेप्टाइड्स। ये क्या फॉर्म करेंगे, डाइपेप्टाइड्स। मतलब कोई भी प्रोटीन है, पेप्टोन्स है, प्रोटियोज है, वो रिएक्ट होंगे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स के साथ। ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गया, और उसके साथ उसके बाद में ये क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटीन्स क्या फॉर्म करेंगे, पेप्टाइड्स फॉर्म करेंगे, और उसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या हो गया, स्टार्च, वो किस में, हाइड्रोलाइज बाय द पैनक्रियाटिक अमाइलेज। सो सलाइवरी अमाइलेज के साथ वो हाइड्रोलाइज होगा और क्या फॉर्म करेगा, डाइसेक्राइड फॉर्म करेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या फॉर्म करेगा, डाइसेक्राइड्स। प्रोटीन्स क्या फॉर्म करेगा, डाइपेप्टाइड्स। सो आगे देखते हैं, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल एंड मोनोग्लिसराइड्स। सो डाइग्लिसराइड्स, सो फैट्स आर लाइपेज के साथ ब्रेक डाउन होगा और वो कन्वर्ट होंगे पहले डाइग्लिसराइड्स में, और फिर डाइग्लिसराइड्स का फर्दर ब्रेक डाउन होगा और वो कन्वर्ट होंगे मोनोग्लिसराइड्स में। सो फैट का भी हम लोग को समझ गया, फैट का क्या है, पहले डाइग्लिसराइड्स और फिर मोनोग्लिसराइड्स। इन शॉर्ट, सो फैट्स का ब्रोकन फैट्स का जो डाइजेशन है वो फॉर्म होगा ग्लिसराइड्स में। न्यूक्लियस इन द पैनक्रिएट जूस एक्ट्स ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लिक एसिड जो है पैनक्रियाटिक जूस में वो रिएक्ट होगा न्यूक्लियस के साथ और वो क्या फॉर्म करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करेगा या फिर न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म करेगा। सो आपको याद रखना है, किसका, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, फैट का हो गया, न्यूक्लियस का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया। इसके बाद आता है एंजाइम्स, जो एंजाइम जो सकस एंट्रिकस मतलब इंटेस्टाइनल से जूस, इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम है सकस एंट्रिकस। ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन फॉलोइंग रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, द फाइनल स्टेज of the digestion occurs into the very close mucosal epithelial cells of the intestine। जो आखिरी स्टेप है डाइजेशन का, जो आखिरी स्टेप है वो किधर होता है, म्यूकोसल एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्या होता है, डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में। माल्टोज जो है वो कन्वर्ट होगा, किससे रिएक्ट होगा, माल्टेस एंजाइम से रिएक्ट होगा और क्या फॉर्म करेगा, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो है वो डाइसैकेराइड था और अब बन गया ये मोनोसैकेराइड।
लैक्टोज जो है वो लैक्टेज के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज और फिर गैलेक्टोज बनाएगा, सुक्रोज बनाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के रिएक्ट होकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे और फिर वो बनाएगा शुगर प्लस बेस। न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेज के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, शुगर प्लस बेस बनाएंगे। डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड आफ्टर रिएक्टिंग विथ लाइपेज फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। Disaccharide and monosaccharide after reaction with lipase forms the fatty acids and glycerols. So आगे क्या है, आगे लास्ट वाला पॉइंट आता है, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एक्टिविटी मतलब डाइजेस्टिव एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती। सो आपको याद रखना है जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही काम आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। सो ये जो रीअब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन है, मतलब जो डाइजेस्ट होगा या फिर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है फिर भी यूजफुल हो सकता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स द वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर फॉर लुब्रिकेटिंग एंड इजी पैसेज। ऐसा म्यूकस सेल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रह के जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको ईजीली लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर सके। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीकस एंटर्स द सीकम ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल। सो जैसे उधर था गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंटर, इधर है इलियोसिकल वॉल, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक बार लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फीकल मैटर में कन्वर्ट होने के बाद वापस वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए इधर प्रेजेंट है वाल। वाल क्या करता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। इट इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफेसिएशन। मतलब कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किधर स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है गाइस। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूट्रल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ इमेजिन करते हैं या फिर कोई भी चीज़ देखते हैं या फिर किसी भी चीज़ का बास आता है हम लोग को, फिर भी हम लोग के मुंह में सलाइवा सिक्रीशन चालू हो जाता है गाइस। सो आपको देखना है, अगर आपको सोचो अभी आप पिज़्ज़ा के बारे में इमेजिन कर रहे हो तो भी आपके मुंह में पानी आना चालू हो जाता है। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द सिक्रीशन ऑफ दिस सलाइवा which are stimulated by the salivary glands. Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by neural signals. The muscular activities of different parts of alimentary canal can be moderated by neural mechanism, both local and hormonal. Hormonal activities are secretion of digestive juices carried out by local hormones produced by गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सो जो डाइजेशन का प्रॉपर प्रोसेस है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और उसके बाद वाला जो प्रोसेस है उधर होता है रीएब्जॉर्प्शन। और ये रीएब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस है हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, कल या फिर अगले टाइम जब भी वीडियो बनाऊंगा तब के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में हमेशा आ रहा है वो है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और ये जो बॉक्स है वो इवोल्यूशन के लिए नहीं होगा, फिर भी इसमें से एनटीए वाले क्वेश्चन डालते हैं क्योंकि उनका कहना है ये बॉक्स एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और एनसीईआरटी के बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। सो ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के और फैट्स के, वो दो टाइप में दिए हुए, एक है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा है फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़। सो आपको दोनों वैल्यूज़ याद रखने, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और आते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़। सो पहले ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का है, ग्रॉस का है 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन्स का है 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम एंड फैट्स का है 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम रिस्पेक्टिवली। कार्बोहाइड्रेट्स का 4.1, प्रोटीन्स का 5.65 एंड फैट्स का है 9.45, जबकि वो साइकोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल जो भी वैल्यू है उसका वो है 4 किलो कैलोरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 4 किलो कैलोरीज ऑफ प्रोटीन्स एंड 9 किलो कैलोरीज ऑफ फैट। मतलब जो राउंड फिगर करके जो दिया हुआ है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का वो है 4, 4 एंड 9, और जबकि कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 4.1, 5.6 और 9.45। सो आपको याद रखना है दोनों वैल्यूज़, और ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पार्ट वाला याद रख लेना है और बस आपको इतना ही पढ़ना है, ये ऊपर की पार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस। सो आगे ये वाला जो पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, ये हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे
डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके साथ हम लोग का जो डाइजेशन का पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आपको बस एक काम करना है, और अगली बार जब भी आप वीडियो देखते हो तो आपको एक बात याद रखना है, टेक्स्ट बुक हमेशा आपके सामने रखना है, क्योंकि जो लाइन टू लाइन सिखा रहा हूँ उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक में मार्क करने हैं, मतलब अगली बार आपको जब भी पढ़ना हो तब आपको वो याद रहेगा। तब तक के लिए आपको एक काम करना है, अभी ये वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके इतना शेयर कर दो, और अगर आप पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।